ट्रंप का होर्मुज। जलडमरू मध्य पर ईरान की नाकाबंदी तोड़ने का फैसला शायद सुन त्सू को गर्वित कर दे, लेकिन पिछली बार जब ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का फैसला किया था, तब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी नौसैनिक काफिला अभियान शुरू किया था। एक ही दोपहर में ईरान के लगभग आधे युद्धपोत बेड़े को डुबो दिया था और इतना विनाशकारी हमला किया था कि ईरान को सचमुच युद्ध समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। ये ऑपरेशन अर्नेस्ट विल की 14 महीने लंबी कहानी है, जिसमें अमेरिका ने ईरान से टैंकरों से छेड़छाड़ रोकने को कहा। ये 1980 की बात है। इराक का नेतृत्व एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिसकी पूरी शख्सियत उसकी मूंछों में ही समाई हुई है। सद्दाम हुसैन ईरान में क्रांति के बाद की अफरा तफरी को देखता है, एक ऐसा देश देखता है जिसने अभी अभी शाह को बाहर निकाला है और अपने ही जनरलों को फांसी दे रहा है, और सोचता है, जानते हो क्या, शायद ये जमीन हड़पने का सबसे अच्छा मौका है। 8 साल के खंदक युद्ध, रासायनिक हथियारों और करीब 10 लाख मौतों के बाद साफ हो गया कि ये अच्छा विचार नहीं था। लेकिन हम यहाँ जमीन के नहीं, पानी के युद्ध के लिए है। लगभग 1984 तक दोनों पक्षों को समझ आ गया कि वे जमीन पर एक दूसरे को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने वही किया जो हर आर्थिक रूप से कमजोर देश करता है जब उसके पास अच्छे आइडिया खत्म हो जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश की। पर्शियन गल्फ में इसका मतलब है ऑयल टैंकर। इराक ने ईरान के कर्ग आइलैंड पर ऑयल टर्मिनल्स पर हमला किया। ईरान ने इराक के पास जाने वाले किसी भी टैंकर पर हमला शुरू किया। टैंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ईरान द्वारा अल्फा प्रायद्वीप कब्जा लेने से इराक चारों ओर से घिर गया और अपनी तेल सप्लाई नहीं कर सका। इराक ने कुवैत से अपने तेल की ढुलाई करवानी शुरू की और कुवैत उसे बिना शर्त चेक अरबों का कर्ज दे रहा था। साथ ही इराकी कच्चे तेल को अपने बंदरगाहों से कुवैती जहाज़ों पर बाहर जाने दे रहा था। तो ईरान ने भी कुवैती जहाज़ों को निशाना बनाने का फैसला किया, सोचते हुए कि ये भी सही है। ईरान ने कुवैती टैंकरों को अपने पास मौजूद हर चीज से उड़ाना शुरू कर दिया। जहाज रोधी मिसाइलें, गन बोट्स, स्पीड बोट्स जिन पर लोग आरपीजी लिए हुए थे, समुद्री बारूदी सुरंगें। 1986 तक खाड़ी में 200 से अधिक तटस्थ टैंकरों पर हमले हुए, जिनमें लगभग 25% सिर्फ कुवैत पर हुए। उस समय दुनिया के 60% तेल की आपूर्ति इसी जलडमरू मध्य से गुजरती थी, जो आज करीब 20% है। टैंकर युद्ध ने दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। कुवैत ने तब शानदार कदम उठाया। 1986 के अंत में उन्होंने अमेरिका को उकसाने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले सोवियत संघ से मदद मांगी, जिसे उसने तुरंत मंजूर किया, क्योंकि उसे फारस की खाड़ी में युद्धपोत तैनात करने का बहाना चाहिए था। फिर वे अमेरिका गए। वॉशिंगटन ने देखा कि सोवियत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग के आसपास घूम रहे हैं और उन्होंने फैसला किया, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में वे सोवियतों को इतनी महत्वपूर्ण चीज के पास नहीं आने देंगे। मार्च 1987 में रीगन प्रशासन ने कुवैत की सुझाई गई योजना मंजूर की। कुवैत अपनी 11 टैंकरों को लेगा, उन पर मौजूद कुवैती झंडे को ढक देगा, उसकी जगह अमेरिकी झंडा लगा देगा, उनका नाम बदल देगा और बस अब वे अमेरिकी जहाज बन जाएंगे। अगर आपने उन पर हमला किया तो ये कुवैत नहीं, अमेरिका पर हमला होगा। इसे ऑपरेशन अर्नेस्ट विल कहा गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक काफिला अभियानों में से एक था। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बैटलशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, क्रूजर्स, कोस्ट गार्ड कटर, एवेक्स विमान, आर्मी स्पेशल ऑप्स हेलीकॉप्टर, नेवी सील्स व स्पेशल बोट यूनिट्स, पूरी आर्माडा वहां पहुंचने वाली थी। 22 जुलाई 1987 को पहला काफिला तैयार हुआ। इस शो की स्टार एक जहाज है जिसका नाम ब्रिजेटन है, और मुझे आपको समझाना है कि ब्रिजेटन कितनी बड़ी है। यह 1000 फीट से भी लंबी है और इसका वजन 4,14,000 टन है। वह 3 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबी है और उसमें इतना तेल है जितना कई छोटे देशों की जीडीपी होती है। जरूरत पड़ने पर उस पर हवाई जहाज भी उतर सकता है। उसके साथ 3 अमेरिकी युद्धपोत हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस किड, क्रूजर यूएसएस फॉक्स और फ्रिगेट यूएसएस क्रॉमलिन। इन सभी पर 1987 के सबसे बेहतरीन हथियार लगे हुए हैं। वे बिना किसी घटना के होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हैं। 4 ईरानी F-4 फैंटम देखने के लिए आते हैं, महसूस करते हैं कि वे संख्या में बहुत कम हैं और फिर वे वापस लौट जाते हैं। ठीक है, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड वो कर रहा है
जो पेंटागन ने नहीं सोचा था। उन्होंने एक पुरानी लैंडिंग क्राफ्ट में रूसी डिजाइन M08 संपर्क समुद्री माइल्स लाद दिए हैं। 23 जुलाई की रात ब्रिजेटन के पहुंचने से पहले वे चुपचाप निकलते हैं। काफिले के रास्ते में करीब 500 गज के फासले पर 9 माइनें बिछाते हैं और लौट जाते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ईरान की एक हमले की योजना पकड़ी जो बाद में रद्द हो गई, लेकिन माइंस बिछाने की कार्रवाई नहीं पकड़ पाई। अब 24 जुलाई की सुबह है। ब्रिजजेटन के कप्तान फ्रैंक साइट्स ब्रिज पर है। 100 डिग्री गर्मी है, पानी शांत है, सब ठीक है। इसके बाद सब ठीक नहीं रहा। ब्रिजेटन माइन से टकरा गया। कप्तान साइट्स ने बाद में इसे ऐसा महसूस किया जैसे 500 टन का हथौड़ा उनके जहाज पर गिरा हो और वो एक सुपर टैंकर पर थे। इससे जहाज के हुल में 11 बाय 5 फुट का छेद हो जाता है और टैंक में पानी भरता है। लेकिन ब्रिजेटन इतनी बड़ी है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुश्किल से धीमी होती है। वो अब भी 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कप्तान साइट्स क्रैश अस्टर्न यानी एक आपातकालीन समुद्री चाल का आदेश देते हैं, जिससे जहाज के इंजन को पूरी तरह रिवर्स किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाज को रोकने में 3 मील और 30 मिनट लगते हैं। ये बस चलती रहती है। इसी बीच एस्कॉर्ट युद्धपोत बस रुक जाते हैं। किड रुक जाता है, क्रॉमलिन रुक जाता है, फॉक्स जो काफी पीछे है वो भी रुक जाता है। और कप्तान साइट्स रेडियो पर आते हैं और मूल रूप से कहते हैं, मैं थोड़ा अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन यही असली पल था। अरे मुझे नहीं पता कि आप में से कोई इस बात की ताकत को समझता है या नहीं, लेकिन वो माइन आपके किसी भी जहाज को पूरी तरह से तबाह कर देती। मैं आप सबसे यही सलाह दूंगा कि बस मेरे पीछे आ जाओ। तो वे ऐसा ही करते हैं। कुवैत की बाकी यात्रा में 3 यूनाइटेड स्टेट्स नेवी युद्धपोत क्षतिग्रस्त ऑयल टैंकर के पीछे कतार में चलते हैं और उसे माइन स्वीपर बना लेते हैं। एक सोवियत माइन स्वीपर विपरीत दिशा में जाता है। अमेरिकी कप्तान माइन जोन की चेतावनी देता है। रूसी कप्तान रेडियो पर जवाब देता है, धन्यवाद अमेरिकी युद्धपोत। इस काफिले की तस्वीर, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत घायल टैंकर के पीछे चलते दिखते हैं, हर बड़े अखबार के पहले पन्ने पर छप जाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका से बहुत शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया, क्योंकि वह जानती थी कि एक तूफान आने वाला है। अमेरिका जब ईरानी समुद्री बारूदी सुरंगों के लिए माइन स्वीपर्स भेजता है तो ईरान सिल्क वर्म मिसाइलें तैनात करता है। ये एक पुराने सोवियत एंटीशिप मिसाइल की चीनी नकल है। ये दुनिया के सबसे उन्नत हथियार नहीं है। ये मूल रूप से विस्फोटकों से भरा एक उड़ता हुआ डंपस्टर है, जिसे आप किसी नाव की ओर निशाना लगाते हैं और बस दुआ करते हैं। अगर एक भी लग जाए तो उस नाव का दिन बहुत बुरा हो जाता है। अक्टूबर 1987 में ईरान ने कुवैत पर सिल्क वर्म मिसाइल दागी, जो चूक कर तट से दूर लंगर डाले टैंकर संगारी से टकरा गई। अगले दिन ईरान एक और सिल्क वर्म दागता है, जो अमेरिकी झंडा चढ़ाए गए टैंकरों में से एक सी आइल सिटी से टकराता है। 18 लोग घायल होते हैं। जहाज के अमेरिकी कप्तान की हमेशा के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है। ईरान, जिसे अभी भी अपनी गलती का अंदाजा नहीं है, इसे एक प्रचार जीत घोषित कर देता है। लेकिन इस बिंदु पर संयुक्त राज्य अमेरिका अब लिहाज छोड़ चुका है। रोनाल्ड रीगन एक जवाबी कार्रवाई को मंजूरी देते हैं, जिसे ऑपरेशन निम्बल आर्चर कहा जाता है। 4 अमेरिकी विध्वंसक रोस्तेम तेल क्षेत्र में राशदात और रेशदात नामक 2 ईरानी तेल प्लेटफॉर्मों के पास पहुंचते हैं। IRTC इन्हें सैन्य अड्डों की तरह स्पीड बोट हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही है। वे आगे रेडियो संदेश भेजते हैं, रिग से उतरिए, आपके पास 20 मिनट है। वे 90 मिनट तक 5 इंच की तोपों से फायरिंग कर प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज्यादा गोले दागते हैं और उन्हें कबाड़ बना देते हैं। फिर नेवी सील्स तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खुफिया जानकारी लेकर चले जाते हैं। ईरान को संदेश मिल जाता है। करीब 6 महीने तक वे अमेरिकी झंडे वाले टैंकरों पर मिसाइलें दागना बंद कर देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वे बारूदी सुरंगें बिछाना बंद नहीं करते। वे बस इसे और छुपकर करने लगते हैं। उन्होंने पतझड़ और सर्दियों में बारूदी सुरंगें बिछाईं। उन्होंने वसंत में भी बारूदी सुरंगें बिछाईं और 13 अप्रैल से 14 अप्रैल 1988 की रात को एक ईरानी जहाज जिसका नाम चरक है चुपके से निकलता है और एक अमेरिकी नौसेना फ्रिगेट के रास्ते में जो उत्तर की ओर ईंधन भरने आ रही थी 12 बारूदी सुरंगों का जाल बिछा देता है। वह फ्रिगेट USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स थी। सैमी बी, जिसे उसके क्रू बुलाते थे, 1988 में करीब 2 साल पुरानी थी और उसके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन पॉल रीन नुकसान नियंत्रण को लेकर जुनूनी थे। 14 अप्रैल की दोपहर सैमी बी मध्य खाड़ी में उतर जा रही है। क्रू को आगे 3 काले आकार तैरते दिखते हैं।
अधिकारी कप्तान को बुलाता है। कप्तान ब्रिज पर आकर देख पुष्टि करते हैं कि वे माइंस है। वह जहाज को रोकने का आदेश देते हैं। बिना अलार्म बजाए जनरल क्वार्टर्स का आदेश देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि क्रू इधर उधर दौड़े और जहाज को हिलाएं। वे धीरे धीरे पीछे हटते हैं और माइनस स्वीपर बुलाते हैं। लेकिन 10 मिनट बाद एक अनदेखा चौथा माइंस सामी बी के नीचे फटता है। ये पूरी फ्रिगेट को पानी से ऊपर उठा देता है। विस्फोट से जहाज में 21 फीट चौड़ा छेद और कील टूट जाती है। ईंधन पाइपलाइन फटने से इंजन रूम में आग के गोले लुढ़कते हैं। जहाज इतनी तेजी से समुद्री पानी भरता है कि भौतिकी के अनुसार वह 90 सेकंड में डूब जाना चाहिए था, लेकिन डैमेज कंट्रोल ड्रिल्स असर दिखाती हैं। सैमुअल बी रॉबर्ट्स के चालक दल ने सिर्फ प्रशिक्षण और एड्रेनलिन से वो कर दिखाया जिसे नौसेना इंजीनियर बाद में लगभग असंभव मानते थे। वे आग बुझाते और बल्कहेड्स को लकड़ी से मजबूत करते हैं। जब जहाज सचमुच 2 हिस्सों में टूटने लगता है तो वे सुपर स्ट्रक्चर के पार स्टील की केबलें दौड़ाते हैं और उन्हें कसकर दोनों हिस्सों को एक साथ पकड़ लेते हैं। 5 घंटे तक वे जहाज को बचाने के लिए जूझते रहे। सामी भी आधा डूबा। 10 लोग घायल होकर किसी तरह दुबई लौटे और चमत्कारिक रूप से एक भी अमेरिकी नहीं मारा गया। कुछ देर बाद गोताखोर उस जगह गए जहां सामी बी पर हमला हुआ था और वहां M08 मूरड कॉन्टैक्ट माइन के टुकड़े मिले। सीरियल नंबर उन नंबरों से मेल खाते थे जो पिछले साल ईरानी माइन लेयर ईरान अजीर से पकड़े गए थे। रिपोर्ट ऊपर तक जाती है। ये रोनाल्ड रीगन की टेबल तक पहुंचती है और रीगन पिछली बार की तरह ही इसे एक अनुपातिक प्रतिक्रिया कहते हुए आदेश जारी करते हैं। लेकिन अमेरिकी नौसेना ने जो सुना वो था पूरी ताकत से हमला करो। 4 दिन बाद 18 अप्रैल 1988 को अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन प्राइंग मैंटिस शुरू किया, जिसमें 3 सतह कार्रवाई समूह थे। हर समूह में विध्वंसक जहाज और एक सपोर्ट शिप शामिल थे। पहले और दूसरे समूह को 2 ईरानी तेल प्लेटफॉर्म नष्ट करने भेजा गया, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने बन गए थे। तीसरे समूह को ईरान के 2 आधुनिक फ्रिगेट सहंद और सबलान का शिकार करने का कार्य मिला था। इस दौरान USS एंटरप्राइज फारस की खाड़ी के बाहर तैनात था ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। पहला पड़ाव शासन प्लेटफॉर्म था। पहले समूह ने रेडियो पर चेतावनी दी और ईरानियों को 20 मिनट में बाहर निकलने को कहा। अधिकतर लोग टगबोट्स में चढ़कर निकल गए, लेकिन एक आदमी प्लेटफॉर्म पर हीरो बनने के लिए 23 मिमी की विमान भेदी तोप पर चढ़कर फायरिंग करने लगा। अमेरिकी नौसेना समूह ने जवाब में सिर्फ एक बार 5 इंच का गोला दागा। कुछ ही मिनटों बाद मरीन वहां पहुंचते हैं, विस्फोटक लगाते हैं और प्लेटफॉर्म धुएं के गुबार में उड़ जाता है। दूसरी तरफ जो लोग सीरी प्लेटफॉर्म को नष्ट कर रहे हैं उनके साथ भी यही होता है। ईरानी गोलीबारी शुरू होते ही अमेरिकी विध्वंसक लगातार 5 इंच के गोले प्लेटफॉर्म पर बरसाता है, जिससे वह बुरी तरह जल उठता है और सील दल को विस्फोटक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। ईरानी तेज हमला जहाज जोशन दूसरी टीम की ओर तेजी से बढ़ता है। अमेरिकी उसे चेतावनी देते हैं। जोशन कहता है, ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन फिर अमेरिकी विध्वंसकों पर हार्पून मिसाइल दाग देता है। अमेरिकी काउंटर मेजर्स लगाते हैं। मिसाइल लक्ष्य चूक जाती है और करीब 30 सेकंड बाद 5 अमेरिकी मिसाइलें दूसरी ओर तेजी से बढ़ती है। जोशन के पास कोई रक्षा या काउंटर मेजर्स नहीं है, इसलिए जहाज के सभी ईरानी मारे जाते हैं। फिर 3 ईरानी F4 फैंटम उत्तर से आते हैं, बदला लेने के इरादे से। अमेरिकी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उनका स्वागत करती है। एक F4 को मिसाइल लगती है और उसका एक पंख टूट जाता है। 2 इतने तेज मुड़ते हैं कि वे लगभग टकरा जाते हैं। इसी दौरान तीसरा समूह और एंटरप्राइज के 2 A6 इंट्रूडर ईरानी फ्रिगेट सहन को ढूंढ लेते हैं। A6 विमान नीचे उड़कर पुष्टि करते हैं कि सहंद ने फायरिंग शुरू की, जिससे अमेरिकियों को उसे डुबोने की अनुमति मिलती है और वे हार्पून मिसाइल से डेक के आर पार जाती लेजर गाइडेड बम से और ऊपर से 1000 पाउंड का बम मारकर जहाज को नष्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वे उसकी बहन जहाज सबलान को पकड़ लेते हैं, जो चुपके से निकल रही थी। A6 उस पर 2000 पाउंड का बम गिरा देता है। इंजन रूम फटता है और जहाज वहीं खत्म हो जाता है। इस बिंदु पर वॉशिंगटन को नौसेना से कहना पड़ता है कि रुक जाएं, नहीं तो ईरान की पूरी नौसेना एक दिन में खत्म हो सकती है। 8 घंटे में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के युद्ध क्षमता वाले बेड़े का लगभग आधा हिस्सा डुबोया
या निष्क्रिय किया। प्रेइंग मैंटिस के बाद ईरान द्वारा खाड़ी में तटस्थ जहाजों पर हमले काफी कम हो गए। 3 महीने बाद 18 जुलाई 1988 को ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की युद्ध विराम प्रस्ताव मान ली, जिससे इराक के साथ 8 साल से चल रहा युद्ध खत्म हुआ। यह युद्ध 1980 से चल रहा था, एक युद्ध जिसे उन्होंने जनता से कभी न छोड़ने का वादा किया था, जिसमें लगभग 5 लाख ईरानियों की जान गई। आयातुल्ला ने भाषण में कहा, युद्ध विराम स्वीकारना जहर पीने से भी ज्यादा कड़वा था। एक व्यक्ति जिसने 10 साल तक अपने देश में अमेरिका को महान शैतान कहा, उसे लाइव रेडियो पर यह कबूलना पड़ा कि वो युद्ध जारी रखने के बजाय जहर पीना पसंद करेगा, क्योंकि अब अमेरिकी नौसेना भी शामिल हो गई थी। एर्नेस्टविल 26 सितंबर 1988 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। यूएसएस वैंडग्रिफ्ट अंतिम टैंकर को कुवैत तक एस्कॉर्ट करता है। कुल 25 काफिले और 250 से ज्यादा व्यापारी जहाज़ों को 14 महीनों तक सुरक्षित एस्कॉर्ट किया गया और ब्रिजेटन के पहले दिन के बाद किसी भी काफिले के किसी एक भी जहाज पर सफल हमला नहीं हुआ। और इस प्रक्रिया में अमेरिकी नौसेना ने लगभग अकेले ही एक ऐसे युद्ध को समाप्त कर दिया था जो लगभग 1 दशक तक चला था। और सुनिए, सामी बी का क्या हुआ? वह फ्रिगेट जिसके बारे में भौतिकी के हर नियम के हिसाब से कि उसे खाड़ी के तल में होना चाहिए था, उसके जो भी हिस्से बचे थे उन्हें मेन तक वापस खींचकर ले जाया गया। फिर उन्होंने पूरी तरह से नष्ट हो चुके हिस्से को काट दिया और सचमुच एक नया मॉड्यूल बनाया, उसे वेल्ड करके जोड़ दिया और जहाज को फिर से तैयार कर दिया। ठीक 1 साल बाद उसी दिन वह फिर से समुद्र में थी। उसने अगले 27 साल तक सेवा दी। वह 2015 में रिटायर हुई।